लगातार 20 साल तक रात रात भर जागकर एक अमरता साधना वाला गेम खेलता रहा। आखिरकार मैं पूरे सर्वर की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया और मेरी साधना सीधे 1 अरब वर्ष के सर्वोच्च सम्राट स्तर तक पहुंच गई। जैसे ही मैं 20 साल की अपनी गेमिंग जिंदगी खत्म करने वाला था, तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। मैं तुरंत चौंक गया। क्या इस गेम की सारी चीजें अब वास्तविक दुनिया में प्रकट होने वाली हैं? मेरी रूममेट लुओ यूए भी घबराकर चारों ओर देखने लगी। मुझे लगा उसने भी वही आवाज सुनी है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। अचानक आसमान का रंग बदल गया। सुनहरी रोशनी की किरणें आसमान से उतरने लगीं और मेरा पूरा शरीर उन किरणों से घिर गया। उसी समय मेरे गेम वाले पात्र के 1 अरब वर्षों के सारे अनुभव मेरे दिमाग में उमड़ पड़े, जैसे मैंने खुद उन्हें जिया हो। कुछ ही पलों में मैंने अपनी पूरी साधना पर नियंत्रण पा लिया और यह भी समझ गया कि मेरे पास कितनी भयानक शक्ति है। मैंने लुओ युए की तरफ देखा। उसने केवल एक हाथ से डंबल को चूर चूर कर दिया था। मैं तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्तर पे हूं, फिर भी इतनी ताकत है। तो फिर फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर वाले कितने शक्तिशाली होंगे? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग सबसे साधारण स्तर था। ये तो अमरता साधना की सिर्फ शुरुआत मानी जाती थी। असली परिवर्तन तो फाउंडेशन बिल्डिंग से शुरू होता था। गोल्डन कोर से नीचे के सभी लोग साधारण इंसान ही माने जाते थे। लेकिन मेरे मन में चिंता भी होने लगी। अब हर किसी को असाधारण शक्ति मिल चुकी थी। लगता था कि दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। तभी स्कूल के लाउड स्पीकर से घोषणा हुई, चलो जाकर देखते हैं। बहुत जल्दी पूरे विश्वविद्यालय के सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन उठाकर कहा, मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों को असाधारण शक्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग न करें और अपनी साधना का स्तर ईमानदारी से दर्ज करें। हमें इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है। कुछ ही देर में मिंगडू यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और शिक्षकों ने अपनी जानकारी भर दी। जब स्कूल प्रशासन ने परिणाम देखा तो वे दंग रह गए। पूरे विश्वविद्यालय में कुल 15,000 लोग थे, जिनमें से 3,000 से भी ज्यादा लोगों की साधना वास्तविक रूप से प्रकट हो चुकी थी। मैं मैदान में सबके बदलते हुए चेहरे देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेरी 20 साल की जिद मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगी। उसी समय आंकड़े इकट्ठा कर रहे एक शिक्षक अचानक चिल्ला उठे। सभी लोगों की नजरें एक बेहद सुंदर महिला पर टिक गईं। फिर सूक फिंगिंग को मंच पर बुलाया गया। उसने कहा, अब जब गेम वास्तविक दुनिया में आ चुका है, जिसने भी ये गेम खेला है उसकी साधना भी प्रकट हो चुकी है। लेकिन मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके अपराध मत करना, आम लोगों को मत सताना और ये भी मत सोचना कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, क्योंकि तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। इतना कहते ही उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई। 5 साल पहले जब उसने पहली बार ये गेम खेला था, तब उसकी मुलाकात एक बहुत अच्छे खिलाड़ी से हुई थी। वो हर दिन उसे गेम में साथ लेकर चलता, उसे ढेर सारे आइटम देता, राक्षसों से लड़ने में मदद करता और आखिरकार उससे गेम में जीवन साथी भी बन गया। उसी की मदद से वो बहुत कम समय में महान सिद्धि स्तर तक पहुंच गई। पता नहीं मेरे उस गुरु की साधना अब किस स्तर पर होगी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब उन्होंने गेम छोड़ा था, तब वे पहले ही स्वर्गीय अमर स्तर पर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही सू किंगिंग ने यह बात खत्म की, आसमान में अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ेगा। साधना स्वर्ण सूची शीघ्र शुरू होगी। सूची में आने वालों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 दिन बाद सभी पुरस्कार वास्तविक रूप में प्रकट होंगे। अचानक पूरी धरती कांप उठी। मैदान में खड़े साधारण लोग एक एक करके गिरने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दिव्य चेतना से पूरी पृथ्वी को देखना शुरू किया। सर्वोच्च सम्राट की साधना होने के कारण मेरी चेतना पूरे ब्रह्मांड के पार तक पहुंच सकती थी। मैंने हैरानी से देखा कि पृथ्वी का क्षेत्रफल सचमुच 10 गुना बढ़ चुका था। सिर्फ चीन में ही हजारों नए क्षेत्र प्रकट हो गए थे। कहीं समुद्र था, कहीं जंगल, कहीं रेगिस्तान। वे सभी स्थान पूरी तरह सुनसान थे। वहां कोई इंसान नहीं था, यहां तक कि कोई जीव भी नहीं था। सब कुछ जैसे अचानक शून्य से प्रकट हो गया था। लेकिन इससे मेरे मन में एक और भी बुरा अंदेशा पैदा हुआ। अगर गेम की दुनिया वास्तविक हो रही है, तो क्या उसमें मौजूद राक्षस और एनपीसी भी वास्तविक दुनिया में आने वाले हैं? उसी समय आसमान से हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज आने लगी। सबने ऊपर देखा तो एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। हेलीकॉप्टर के उतरते ही उसमें से सैन्य वर्दी पहने लगभग 30 साल का एक आदमी बाहर आया। उसका परिचय सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र और शिक्षक हैरान रह गए। यहाँ सबसे ऊंची साधना वाला कौन है? मैं महान सिद्धि स्तर पर हूं। स्यू किंगिंग आगे बढ़कर बोली। वो समझ गई थी कि सामने खड़ा ये सैनिक भी एक साधक है, लेकिन उसका स्तर उससे कम था। वो केवल गोल्डन कोर स्तर पर था। लियांग यान ये सुनकर चौंक गया और तुरंत झुककर प्रणाम किया। महान सिद्धि स्तर की वरिष्ठ, आपको प्रणाम। सू किंगिंग ने कहा, ऐसा मत कीजिए, हम सब चीन के नागरिक हैं और देश के लिए योगदान देने वाले लोग हैं। लियांग यान ने कहा, तो फिर मैं आपको सम्मानपूर्वक मिस यिन कहकर संबोधित करूंगा। क्या मिस यिन हमारे साधक प्रबंधन विभाग में शामिल होकर समाज की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करना चाहेंगी?
सू किंगिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तैयार हूं। देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लियांग यान मुस्कुराया, बहुत अच्छा, आइए एक तरफ चलकर विस्तार से बात करते हैं। इसके बाद लियांग यान और सू किंगिंग मैदान से बाहर चले गए। मैंने तुरंत अपनी दिव्य चेतना से उन दोनों पर नजर रखी और उनकी पूरी बातचीत सुनने लगा। लियांग यान ने कहा, मिस येन, हमारी योजना है कि हर स्कूल में साधना की विशेष कक्षाएं शुरू की जाएं और साधकों को शिक्षक बनाया जाए। आप स्वयं मिंगडू यूनिवर्सिटी में अध्यापिका हैं, क्या आप इस कक्षा की क्लास टीचर बनना चाहेंगी? सू पिंगिंग ने मना नहीं किया। इसके बाद लियांग यान बोला, मैं आपकी पूरी जानकारी ऊपर तक भेज दूंगा। आप महान सिद्धि स्तर तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए आपको इस गेम के बारे में हम सबसे ज्यादा जानकारी होगी। सू फिंगिंग ने कहा, मैंने ये गेम बहुत लंबे समय तक नहीं खेला, लेकिन इसके बारे में काफी जानती हूँ। गेम के सभी संप्रदायों में मौजूद लोग एनपीसी हैं। अगर वे भी वास्तविक दुनिया में प्रकट हो गए तो उनके साथ वे सभी एनपीसी भी आ सकते हैं। सबसे शक्तिशाली संप्रदाय क्विंगयू सेक्ट है। उसके संप्रदाय प्रमुख का स्तर ग्रेट लुओ अमर है। उनके सभी बुजुर्ग या तो रहस्यमयी अमर हैं या पृथ्वी अमर। अगर ये सभी एनपीसी पृथ्वी पर आ गए तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा संकट होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। गेम की कहानी में किंगयू सेक्ट एक धर्मपरायण संप्रदाय है। वे निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल खतरा उन दुष्ट संप्रदायों से है। वे इंसानों को खा जाते हैं और उनकी आत्माओं को साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। लियांग यान ने गंभीर होकर कहा, समझ गया, मैं ये सारी जानकारी ज्यों की त्यों रिपोर्ट करूंगा। अगर ये सभी संप्रदाय सचमुच चीन में प्रकट हो गए तो ये हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। फिर उसने पूछा, वैसे मिस येन, क्या गेम में आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं? सू किंगिंग मुस्कुराकर बोली, मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग तो अनगिनत हैं। जब मैं गेम खेलती थी तब मैं रैंकिंग के शीर्ष 50 में भी नहीं पहुंच पाती थी। उन सभी का स्तर मुझसे कहीं ऊपर था। खासकर वो खिलाड़ी जिसने मुझे गेम खेलना सिखाया था, उसका नाम शाओयाओ टियानजून था। जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था तब वो पहले ही स्वर्गीय अमर स्तर पर पहुंच चुका था। अगर वो अब तक गेम खेलता रहा होगा तो शायद आज वो संत या उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका होगा। ये सुनकर मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि शाओयाओ टियानजून मेरा ही गेम आईडी था। लेकिन मैंने अपने गेम के दौरान इतने सारे शिष्य बनाए थे कि मुझे याद ही नहीं आया कि वो कौन थी। लियांग यान बोला, लगता है आपके लिए वो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। सू फिंगिंग ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। लियांग यान ने कहा, हम उस शाओयाओ टियानजून पर विशेष ध्यान देंगे। वैसे मिस येन, आपका गेम आईडी क्या था? सुरक्षा कारणों से हम सभी एक दूसरे को गेम आईडी से ही संबोधित करते हैं। सू फिंगिंग ने उत्तर दिया, मेरा गेम आईडी शुई श्यांजी है। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गेम में मेरी जीवन संगिनी और शिष्य असल जिंदगी में मेरी अपनी अध्यापिका निकलेगी। लेकिन मैं उससे अपनी पहचान बताने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। वो स्थिति बहुत ज्यादा असहज हो जाती। लियांग यान मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा नाम है, फिलहाल इतना ही। मैं वापस जाकर अपनी रिपोर्ट जमा करता हूँ। इसके बाद लियांग यान सैन्य हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। मैं और लुओ युए भी अपने छात्रावास लौटने लगे। उसी समय आसमान में फिर से एक महान दिव्य आवाज गूंजी, साधना स्वर्ण सूची प्रारंभ होती है। सभी लोगों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। नीला आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। फिर एक सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ विशाल स्क्रॉल आकाश में प्रकट हुआ। मैंने महसूस किया कि उस स्क्रॉल के भीतर अत्यंत भयावह आध्यात्मिक शक्ति थी। कम से कम वो जन्मजात सर्वोच्च दिव्य खजाने के स्तर का था। करीब 7-8 सेकंड तक हवा में स्थिर रहने के बाद वो स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, लेकिन उसके भीतर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तभी फिर से महान दिव्य आवाज गूंजी, साधना स्वर्ण सूची अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। इसमें सबसे शक्तिशाली 100 साधकों की रैंकिंग दिखाई जाएगी। जितनी ऊंची रैंक होगी पुरस्कार उतना ही बेहतर होगा। 100वां स्थान, लुओ बो एआई ची शाओचिंग काई साधना स्तर, नैसेंट सोल प्रारंभिक चरण पुरस्कार, नैसेंट सोल पिली 5। मैंने स्वर्ण सूची की ओर देखकर ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई। सिर्फ 100वें स्थान पर ही नैसेंट सोल स्तर, ये तो काफी कमजोर है। असल में ये गेम केवल 1 साल तक ही बहुत लोकप्रिय रहा था। अगर कोई लगातार 1 साल खेलता तो अधिकतम नैसेंट सोल स्तर तक ही पहुंच सकता था, और अगर कोई बीच में खेलना छोड़ देता तो खिलाड़ियों के बीच होने वाली चुनौतियों और राक्षसों के आक्रमण के कारण उसकी साधना लगातार घटती रहती, यहां तक कि पूरी तरह खत्म भी हो सकती थी। 10वें साल तक पहुंचते पहुंचते पूरे गेम में सिर्फ मैं ही बचा था जो अब भी खेल रहा था। जहां तक इन नैसेंट सोल पिल्स की बात थी, मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही 999 गोलियां रखी थीं। ये मेरी सीमा नहीं थी, बल्कि गेम की अधिकतम स्टैक सीमा थी। करीब 2.5 घंटे बाद स्वर्ण सूची 60वें स्थान तक पहुंच गई। 60वां स्थान, शुई शियांजी साधना स्तर, महान सिद्धि प्रारंभिक चरण पुरस्कार। विशुई लिंगशिन ग्रास जैसे ही यह नाम सामने आया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 60वें स्थान पर ही महान सिद्धि स्तर का साधक होगा। ये तो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। सू किंगिंग ने जब देखा कि वो केवल 60वें स्थान पर है तो वो भी चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सिर्फ 60वें स्थान पर हूं
तो मुझसे ऊपर वाले लोगों का स्तर शायद उससे भी कहीं ज्यादा होगा। स्वर्ण सूची घोषित होने के कुछ ही समय बाद सु किंगिंग के फोन की घंटी बज उठी। हालांकि किसी का फोन सुनना सही बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी दिव्य चेतना से उनकी बातचीत सुन ली। फोन लियांग यान का था। मिस यिन, आपको ड्रैगन डिपार्टमेंट की मिंगडू शाखा में आने का निमंत्रण दिया जाता है। नेतृत्व आपसे मिलना चाहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। इसके बाद सु किंगिंग मैदान छोड़कर चली गई। मेरी दिव्य चेतना लगातार उसका पीछा करती रही। मैं भी जानना चाहता था कि यह ड्रैगन डिपार्टमेंट आखिर है क्या। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ों के बीच बने एक गुप्त सैन्य अड्डे पर पहुंची। लियांग यान उसे एक बैठक कक्ष में ले गया। वहां पहले से ही 7-8 सैन्य अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हम चाहते हैं कि आप साधक प्रबंधन विभाग की मिंगडू शाखा की उपमंत्री का पद संभालें। सु किंगिंग ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। मैं चीन की नागरिक हूं। अब जबकि मेरे पास ये शक्ति है, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैंने अपनी दिव्य चेतना वापस खींच ली और आकाश में मौजूद स्वर्ण सूची की ओर देखा। ये देखते ही मैं थोड़ा चौंक गया।